अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो है हम अपना चैप्टर जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर 2 जो है हमारा एमडी कैट का जो सिलेबस है उसकी रिक्वायरमेंट उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो टॉपिक ए है जिसमें हमने सबसे पहले तो कुछ शॉर्ट टर्म्स जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको स्टडी करना है। देन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, कि इसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या हैं और इससे पहले जो इसकी शॉर्ट टर्म्स हैं टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये आपको जैसे ये डेफिनेशन लिखी होगी नज़र आ रही होगी, ये मेन पॉइंट जो है ये है मोनोमर। मोनोमर को डिफ़ाइन करने से पहले सबसे पहले चीज़ जो है वो हमें उसके नेम को समझना पड़ेगा। अगर हम देखें तो ये वर्ड है मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी कि कोई चीज़ जो है वो इंडिविजुअली तौर पर पाई जाती है। और मोनोमर जो आगे मर है वो यूनिट को बोलते हैं, यानी कि सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मोनोमर का मतलब हो गया सिंगल यूनिट्स। अब कौन से सिंगल यूनिट्स, अगर हम तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी सिंगल यूनिट्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है। ये सारी जो शुगर्स हैं ये मोनोमर्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा हमारे पास डीएनए है, तो इनके भी जो बेसिक यूनिट्स हैं वो मोनोमर्स कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉलीमर्स को देखें तो यहाँ पर वर्ड है पॉली, इसका मतलब होता है मैनी, और आगे एज इट इज जैसे यूनिट, यानी कि मैनी यूनिट्स। जब बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल्स या शुगर के जो यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो वो फिर जो है वो एक पॉलीमर बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्लाइकोजन है हमारे पास, इसके अलावा सेलुलोज है, स्टार्च है, ये सारे के सारे जो हमारे पास शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में लिंक्ड हैं और एक पॉलीमर बनता है। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे प्रोटीन है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है अमाइनो एसिड्स के मिलने से। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास मोनोमर सिंगल यूनिट्स और पॉलीमर हमारे पास जब बहुत से यूनिट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ पे थर्ड हमारे पास कैटेगरी है मैक्रोमोलिक्यूल्स की। अब व्हाट आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि वर्ड मैक्रो का मतलब है लार्ज। मैक्रो मीन लार्ज, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टू फॉर्म्स में होते हैं, कुछ होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास वाटर है H2O, इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हमारे पास ये सारे मेनली कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल की ख़ास बात ये है कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत हाई होता है। मॉलिक्यूलर वेट इज़ हाई, हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो इस तरह से है, जैसे कि हमारे पास एक ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है C6H12O6। इसको अगर आप कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2, अब यहाँ पे आपको वाज़िया नज़र आ रहा होगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू CO2। इसमें अगर आप देखें तो कार्बन की 6 अमाउंट है, ऑक्सीजन की 6 है, यहाँ पे इस कार्बन की 1 है और ऑक्सीजन की 2 है। तो ये जो है माइक्रो मॉलिक्यूल हो गया और ये जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल हो गया। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी कैटेगरी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो हम स्टडी करेंगे वो सारे के सारे हमारे पास मेनली कंसर्न करेंगे हम मैक्रो मॉलिक्यूल से, ठीक है, जिसमें हम ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को, राइबोज को, सुक्रोज को, ग्लैक्टोज वगैरह इनके जो कंबाइंड फॉर्म्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। तो इसके बाद हम अब मूव करते हैं अपने जो टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो इस लेक्चर में जो है वो हम इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है मोनोसेकेराइड, इसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इसकी क्लासिफिकेशन है जिसमें ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं कमिंग लेक्चर्स उनमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब जो हम आएंगे अपने इस मेन टॉपिक की तरफ जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। तो फर्दर फिर हम इसकी एक जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड की उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टडी करने से पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये होते क्या हैं और इनको किस चीज़ के साथ जो है मेनली कंसर्न किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन किस तरह किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स।
यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं। इसके अलावा जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनकी हाइड्रोलिसिस से हमें फर्दर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के फर्दर स्मॉलर यूनिट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, सब यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है जी, यानी कि हमें ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे यानी कि इनको कन्वर्ट करेंगे सिंपलर यूनिट्स में, तो हमें इसके सब यूनिट्स मिल जाएंगे। किसके? इसी के सब यूनिट्स मिल जाएंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक शुगर है जिसे हम बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है हमारे पास, इसे हम कहते हैं केन शुगर। अब ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे, और ब्रेकिंग में हमारे पास जो है, अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 यूनिट से मिलके बनता है, 2 शुगर के यूनिट से मिलके बनता है सुक्रोज। तो जब हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें इसके जो 2 सब यूनिट्स हैं वो ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। एक जिसका सब यूनिट है वो होता है ग्लूकोज, और एक इसका सब यूनिट होता है फ्रुक्टोज। क्लियर? अब सुक्रोज जो है ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में है, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन्स। जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास इसके सब यूनिट्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास इसी एग्जांपल को अगर हम देखते हुए फॉलो करें कि हमारे पास एक सुक्रोज है जो कि मेन कार्बोहाइड्रेट है, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की तो हमें फर्दर उसके स्मॉलर सब यूनिट्स मिल गए। ठीक है, अब ये जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं, इसका क्या लिंक्ड है इसके साथ, इसको हम फर्दर जो है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स भी बोला जाता है। हाइड्रेटेड कार्बन्स, carbohydrates are also called hydrated carbons. Why? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी कॉम्पोजिशन है वो 3 एलिमेंट्स पे है, जैसे कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी कि इन 3 एलिमेंट्स पे जो मेन जो कॉम्पोजिशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो इन 3 एलिमेंट्स पे मैटर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज जो है इसका जो मोलिकुलर फार्मूला है वो है C6H12O6। इसी तरह हमारे पास सुक्रोज है, इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C12H22O11। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स का ही मेन कंसर्न है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है इनकी मेन कॉम्पोजिशन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे होती है। ठीक है, अब इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स क्यों बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो सेम होती है जैसे कि वाटर में होती है। क्लियर? यानी कि अब इसका मतलब क्या है इस बात का, यानी कि हमने ये कहा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसकी अमाउंट होती है वो सेम होती है जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर में होती है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास जैसे कि ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O6, इसको अगर हम कंपेयर कर लें इसके साथ वाटर के साथ जो कि H2O है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ डिस्कस करना है यहाँ पे इस पोर्शन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि ग्लूकोज के इस पोर्शन को हम कंपेयर करेंगे वाटर के इस पोर्शन के साथ। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो सेम होती है जैसे कि वाटर में होती है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हाइड्रोजन जो है इसकी कंसंट्रेशन है 12
और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 6, यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के मुकाबले में बिल्कुल हाफ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। अगर मैं क्या करूँ कि इस हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऑक्सीजन को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, H12O6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। तो आपके पास सेम यही कॉम्पोजिशन आ गई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो सेम होती है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट वाटर में होती है। सेम यही अगर आप सुक्रोज को भी देख लें तो सुक्रोज में भी ऑक्सीजन की अमाउंट 11 है, ठीक है, इसके जो एटम है, और जो हाइड्रोजन है इसके एटम 22 हैं। तो दोनों ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में हाफ है, ठीक है। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड कार्बन्स बिकॉज इनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो वाटर की और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के लिहाज से सेम है। ये तो हमारे पास होगी 2 बातें जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लिया और ये भी देख लिया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं और क्यों कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो क्या शो किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स का मेनली जनरल फार्मूला शो किया जाता है वो है CxH2O यहाँ पे अगर हम इस X को देखें तो ये X जो है ये कोई भी होल नंबर ले लिया जा सकता है, होल नंबर, एनी होल नंबर फ्रॉम 3 to many thousands, फ्रॉम 3 to many thousands। और यहाँ पे ये जो y है, ये y जो है ये सेम हो सकता है x से भी या कोई भी एनी नंबर हो सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हमारे पास जो फार्मूला है ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला है C6H12O6, ठीक है। अब हम इसको इस फार्मूले के लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। वो किस तरह से कि हमारे पास अगर हम ये देखें कि H2O है, CH2O इन ब्रैकेट फॉर्म और साथ Y। हमने कहा कि X जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है जिसकी रेंज होगी 3 to many thousands, ठीक है। अब मैंने X ले लिया, हमारे पास आ गया 6। अब जो Y है वो भी सेम एज इट इज़ होगा जैसे कि X की वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया 6, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या कंसंट्रेशन आ गई, C6 तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ये H2 को अगर मैं इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा H12, और अगर इस O को मैं इस 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा O6, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम 1 है। तो ये मेरे पास बन जाएगा C6H12O6, जैसे कि हमारे पास ये ऑलरेडी ग्लूकोज का फार्मूला मौजूद है। तो इस वजह से जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट का वो ये कंसिडर किया जाता है CxH2O एंड Y होल नंबर में। तो ये हमारे पास इस तरह से हम जो है इनके फार्मूलाज जो हैं उनको बना लेते हैं। अब हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये नेचुरली भी सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं कि इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, ठीक है। तो वो उसमें जो है सारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसके नतीजे में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है, ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास ट्यूबर्स वगैरह हैं, राइस वगैरह, इन चीज़ों में भी जो है जैसे कॉटन है, ये सब सब्सटेंसेस जो हैं इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एनिमल के लिए मेन सोर्स है एनर्जी का और मोस्ट अबंडेंटली पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये हमारे पास हो गया जनरल व्यू कार्बोहाइड्रेट्स का। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं हमारे जो सेल है इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर मिल जाएं, अगर कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएं लिपिड्स के साथ तो ये बना देंगे ग्लाइकोलिपिड्स।
और इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएं प्रोटीन्स के साथ तो फिर ये बना देंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ये हमारी जो सेल है, इसके सेल मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं, उनके भी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनमें जो सेल वॉल है उसमें भी ये यानी कि मेन रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनिमल्स की जो सेल वॉल होती है, यानी कि एनिमल्स का जो सेल होता है इसमें भी पाए जाते हैं। और जो प्लांट्स वगैरह हैं इनमें जो सेल वॉल होती है, या बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, इनकी भी जो सेल वॉल है, फंजाई है, इसकी सेल वॉल जो है उसमें भी ये कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक जनरल व्यू हो गया कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम जो है इसकी एक जो क्लासिफिकेशन है जो कि मोनोसैकेराइड है, बेसिकली इसकी 3 आगे सब क्लासिफिकेशंस है, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे हम जो है मोनोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे, और जो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड है ये हम फर्दर जो आने वाले कमिंग लेक्चर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट है मोनोसैकेराइड। सबसे पहले तो हमारे पास जो वर्ड है ये सैकेरॉइड, हम इसको देखेंगे। ये जो सैकेरॉइड का वर्ड है ये निकला है हमारे पास सैकरॉन से, जिसका मतलब है शुगर। ये क्वेश्चन भी एमडीकैट में पूछ लिया जा सकता है कि जो सैकेरॉइड का वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ। अगर तो ऑप्शन में हो सैकरॉन तो फिर हम इस पे टिक करेंगे, अगर तो हमारे पास ऑप्शन में हो शुगर तो फिर हम इस पे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सैकरॉन है इसका मतलब है शुगर, तो सैकेरॉइड का वर्ड ड्राइव किया गया बेसिकली सैकरॉन से, जिसका मतलब क्या है? शुगर। अब फर्दर हम जो है वो आ जाते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर जो हमारा मेन कंसर्न है, मोनोसैकेरॉइड। व्हाट आर मोनोसैकेरॉइड? मोनो की अगर हम बात करें तो मोनो का वर्ड रेफर करता है किसी भी सिंगल यूनिट्स को। सिंगल, इसका मतलब है सिंगल। अब सैकेरॉइड का वर्ड मैंने आपको बताया कि निकला है सैकरॉन से, जिसका मतलब है शुगर, यानी कि मोनोसैकेरॉइड का मतलब हो गया सिंगल यूनिट्स ऑफ शुगर्स, सिंगल यूनिट्स ऑफ शुगर्स, यानी कि मोनोसैकेरॉइड के अंदर जो शुगर के यूनिट्स हैं वो सिंगल तौर पर पाए जाते हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, नॉट इन कॉम्बाइंड फॉर्म। कॉम्बाइंड फॉर्म में नहीं होते बल्कि सिंगल यूनिट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है, एरिथ्रोज है, थ्रियोज है, तमाम के तमाम ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं? मोनोसैकेरॉइड, बिकॉज ये इंडिविजुअल सिंगल यूनिट्स हैं शुगर्स के, नॉट इन कॉम्बाइंड स्टेट, कॉम्बाइंड फॉर्म में नहीं है। तो ये जो सिंगल यूनिट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मोनोसैकेरॉइड्स, यानी कि जो शुगर के सिंगल यूनिट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोसैकेरॉइड्स। अब हम मोनोसैकेरॉइड्स जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या? सबसे पहले तो ये इसकी फर्स्ट जो है वो ये है कि मोनोसैकेरॉइड्स आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास एक इसकी आ गई कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियत। दूसरी जो है वो क्या है? इजीली सॉल्युबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, कि ये वाटर में इजीली जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हैं वाटर में। इसके बाद थर्ड जो है वो हम देखें तो हमारे पास पता चलता है कि इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि हम शुगर के जो मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक डाउन कर दें उसके सिंपलर यूनिट्स में। तो क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल यूनिट्स हैं, तो जब ये सिंगल यूनिट्स हैं तो हम इनकी फर्दर सिंपलर यूनिट्स में ब्रेकिंग नहीं कर सकते, इनको स्प्लिट नहीं कर सकते हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से। तो इस वजह से दिस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। इसके अलावा फोर्थ पे क्या है कि जो मोनोसैकेरॉइड्स हैं
इनके तमाम कार्बन, ऑल कार्बन्स एक्सेप्ट वन, all carbons except one have hydroxyl group, ठीक है जी। अब जितने भी मोनोसेक्राइड में जो कार्बन्स हैं उन सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा सिवाय एक के, और वो जो एक फ्री होगी उसके साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या फिर कीटो ग्रुप अटैच होगा, जिसको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ गई कि ये स्वीट होती है टेस्ट में, सॉल्युबल होती है वाटर में, इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तमाम कार्बन के साथ जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है सिवाय एक के, और उस एक के साथ जो है वो जो एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में से कोई ग्रुप एक अटैच होता है। तो ये इसमें से अगर कोई भी एमसीक्यू पूछ लिया जाए इसकी करैक्टरिस्टिक्स में, तो ये आप इसमें इजीली जो है वो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम फर्दर जो है वो देखेंगे कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं इनकी हमारे पास जो है वो कार्बन की नंबरिंग के लिहाज से किस तरह से हम इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, इसकी डिवीजन्स क्या बनती हैं। देखें जी, जो कार्बन रेंजिंग होती है मोनोसेक्राइड में, जो कार्बन रेंजिंग होती है वो होती है 3 to 7, यानी कि इस रेंज के अंदर जो कार्बन जो है वो इसमें एटम पाए जाते हैं। अगर तो 3 कार्बन पाए जाते हैं तो वो शुगर होगी ट्राइओस, अगर तो 4 कार्बन होंगे तो वो शुगर पाई जाएगी टेट्रोस, वो होगी टेट्रोस, अगर 5 कार्बन होंगे तो वो शुगर होगी पेंटोस, अगर तो 6 कार्बन होंगे तो वो शुगर होगी हेक्सोस, 6 कार्बन है तो वो शुगर है हेक्सोस, अगर तो 7 कार्बन है तो वो शुगर होगी हेप्टोस। मेनली जो हम कंसर्न करते हैं वो इनसे करते हैं, ट्राइओस से, टेट्रोस से, पेंटोस से और हेक्सोस से। 3 to 7, 3, 4, 5, 6, 7, ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस, ठीक है जी। एंड ऑल दीज आर मोनोसेक्राइड्स, कार्बन रेंजिंग फ्रॉम 3 to 7। अब हम जो है एक एक स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बात की कि मोनोसेक्राइड में जितने भी कार्बन्स हैं सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा सिवाय एक के। अब उस एक के साथ या तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होगा या तो कीटो ग्रुप अटैच होगा। तो उसकी हम सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्राइओसिस शुगर है, ट्राइओसिस, ठीक है जी। ट्राइओसिस में फर्स्ट हम देख लेते हैं डी ग्लाइसर एल्डिहाइड को, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड, डी ग्लाइसर एल्डिहाइड, इसको हम देख लेते हैं। ट्राइओसिस है तो इसका मतलब है इसमें 3 कार्बन्स होंगी इन चेन फॉर्म, 1, 2 एंड 3। अब ये जो डी ग्लाइसर एल्डिहाइड है, अब यहां से अगर आप देखें तो ये वर्ड है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड हमें ये बता रहा है कि ये जो शुगर है इसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा, यानी यहाँ पे OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H2OH और यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप COH। तो ये हमारे पास बन गई डी ग्लाइसर एल्डिहाइड, जो कि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड शुगर है। यानी कि अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो डी ग्लाइसर एल्डिहाइड है इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो उस शुगर को हम नाम देते हैं एल्डो शुगर, एल्डो शुगर का। तो अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डी ग्लाइसर एल्डिहाइड जो है वो कौन सी शुगर है, कीटो शुगर है, एल्डो शुगर है, या कोई भी दो आपसे नाम पूछे जाएं तो वो एल्डो शुगर है। एल्डो शुगर क्यों है, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, ठीक है, और ये ट्राइओसिस है। अब हम एक और कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं जिसमें कीटो ग्रुप आता है हमारे पास।
हमारे पास ट्रायोजिस ही है। अब हम फर्दर एग्जांपल ले लेते हैं डिहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये भी ट्रायोजिस है, यानी कि 3 कार्बन होंगे, 1 2 एंड 3। यहां पे H2OH, यहां पर भी H2OH, यहां पे लगेगा कीटो ग्रुप क्योंकि ये यहां पे एसीटोन आ गया, तो ये हमारे पास जो है ये कीटो ग्रुप लग गया। तो ऐसी शुगर जिसमें कीटो ग्रुप लगाओ उसको हम बोलेंगे कीटो शुगर। तो ये जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये हमारे पास क्या है, कीटो शुगर है, और ये एक ट्रायोजिस की टाइप है। अब ये जो ट्रायोजिस हैं ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये जो हमने 2 डिस्कस किए ट्रायोजिस, जिसमें हमने एक डीग्लाइसरल्डिहाइड देखा और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन देखा, ये हमारे पास जो 2 ट्रायोजिस हैं ये इंटरमीडिएट्स होते हैं रिस्पायरेशन के और फोटोसिंथेसिस के। ये आपने बात याद रखनी है कि डीग्लाइसरल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन, दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन एनिमल्स या इन ऑर्गेनिजम्स भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास आ जाते हैं टेट्रोजिस। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं टेट्रोजिस की। टेट्रोजिस नाम से पता चल रहा है, टेट्रा मीन 4, यानी कि इसमें 4 कार्बन अरेंज होंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लगेगा OH। हम एग्जांपल ले लेते हैं उसकी एल्डो शुगर की। यहाँ पर H, यहाँ पर H, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और H2OH। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आ गया इरिथ्रोस का, इरिथ्रोस। क्लियर। अब ये जो इरिथ्रोस है ये एक ऐसी शुगर है जो बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है। यानी जो टेट्रोजिस हैं ये बहुत रेयर होते हैं नेचर में, रेयर इन नेचर, और ये मोस्टली पाए जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह में। तो ये जो एरिथ्रोज है ये मोस्टली एग्जिस्ट करती है बैक्टीरिया में। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया, ये एक टेट्रोज है जिसमें 4 कार्बन्स हैं और हाइड्रोक्सिल जो है वो राइट साइड पे हैं और हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड पे हैं। देन हम आ जाते हैं पेंटोज की तरफ। पेंटोजिस, अब नाम से पता चल रहा है पेंटा मीन 5, यानी कि इसमें 5 कार्बन हैं इन चेन फॉर्म, 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। ये 5 कार्बन आ गई हमारे पास। हम एग्जांपल ले रहे हैं एल्डिहाइड की, एल्डो शुगर की, तो OH, यहाँ पे ये ग्रुप लग गया H2OH, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे H एंड H। अब ये हमारे पास जो है ये क्या है, एक राइबोस का स्ट्रक्चर है, राइबोस शुगर है। ठीक है जी, ये हमारे पास है राइबोस शुगर, पेंटोज। तो पेंटोजिस में मोस्ट कॉमन जो शुगर हम लेते हैं वो होती है राइबोस शुगर, जिसका ये स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है। यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इसकी पोजीशन है। अब हम ले लेते हैं एक एग्जांपल हेक्सोस की। हेक्सोस को देखें तो हेक्सा मीन यानी कि 6 कार्बन होंगे। अब इसमें 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की, क्योंकि ग्लूकोज जो है कॉमन हेक्सोस जो है, मोस्ट कॉमन हेक्सोस जो है वो ग्लूकोज है। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल ले लेते हैं, और ग्लूकोज जो है वो एल्डो शुगर है। ठीक है, तो एल्डो शुगर का मतलब है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप H2OH, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 2 पे लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और कार्बन नंबर 3 पे लेफ्ट साइड पे आएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैसे ही रहेगी, OH, यहाँ पर H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे H। ठीक है,
यहाँ पे H। तो याद रखें कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हुए होगा क्या कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैसे ही रहेगी जैसे हमने प्रीवियस शुगर्स को डिस्कस किया। तो ये हमारे पास है जी, जिसमें हमने ट्रायोसिस को भी देख लिया, टेट्रोसिस को भी देख लिया, पेंटोसिस को भी देख लिया और हेक्सोसिस को भी देख लिया। तो कॉमन हेक्सोस हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, जिसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम इन चेन फॉर्म्स को सोल्यूशन में लेके जाएं तो ये जो चेन फॉर्म्स हैं जब ये सोल्यूशन में हम इन्हें शो करते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनाती हैं, यानी रिंग फॉर्म में आ जाती हैं। अब जो रिंग फॉर्म है, रिंग स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास 2 टाइप्स के बनते हैं। एक जो है वो हमारे पास है फ्यूरानोज रिंग और दूसरी हमारे पास है पायरानोज रिंग, पायरानोज। जो फ्यूरानोज रिंग है ये होती है 5 कॉर्नर्ड रिंग, 5 कॉर्नर्ड होते हैं इसके, और जो पायरानोज है इसके 6 कॉर्नर्ड होते हैं। फ्यूरानोज रिंग है 5 कॉर्नर्ड और जो पायरानोज रिंग है उसके 6 कॉर्नर्ड रिंग होती है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी शुगर्स को डिस्कस भी किया। मिसाल के तौर पर हम सबसे पहले ले लेते हैं एक पेंटोज शुगर को, जिसमें हमने कॉमनली डिस्कस किया राइबोस को। तो राइबोस को अगर हम देखें तो राइबोस का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से है, क्योंकि राइबोस पेंटोज है तो उसमें 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे एल्डिहाइड OH, यहाँ पर H2OH, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब याद रखें कि रिंग बनाते हुए हमने किस चीज़ का एहतियात करना होता है। जो एलिमेंट चेन के अंदर लेफ्ट साइड पे होता है वो रिंग के अंदर अपवर्ड आता है, रिंग बनाते हुए अपवर्ड पोजीशन पे होता है, और वो एलिमेंट जो राइट साइड पे होता है इन चेन फॉर्म में वो रिंग बनाते हुए डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड। ठीक है जी, ये हमने एहतियात करनी होती है जब हम चेन से रिंग बना रहे होते हैं, कि हमने चेन से रिंग किस तरह बनानी होती है कि हमारे पास चेन के अंदर जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि रिंग बनाते हुए अपवर्ड शो करते हैं, और हमारे पास जो राइट साइड पे होते हैं चेन के उनको हम रिंग बनाते हुए डाउनवर्ड शो करते हैं। तो अब हम जो है वो क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास चेन फॉर्म है इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं रिंग फॉर्म में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्यूरानोज है ये 5 कॉर्नर्ड है, तो राइबोस जो है वो क्या होती है कि फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनाती है, यानी कि 5 कॉर्नर रिंग बनाती है, ठीक है। तो जब राइबोस क्या करेगी, हम ये स्ट्रक्चर ले रहे हैं राइबोस का, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसका है, राइबोस का। राइबोस जो है वो क्या बनाएगी, फ्यूरानोज रिंग। तो जब राइबोस जो है वो फ्यूरानोज रिंग बनाएगी तो फिर हम इसको कहेंगे राइबो फ्यूरानोज। अब ये जो है ये क्या बन गई, राइबोस की रिंग बन गई। फ्यूरानोज जो है वो रिंग को शो कर रहा है कि इसमें 5 कॉर्नर्स हैं, और शुगर कौन सी है, वो राइबो शुगर है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर जो है वो रिंग फॉर्म में ड्रा करेंगे राइबो फ्यूरानोज का, इस फॉर्म को देखते हुए। तो अब हम ड्रा कर लेते हैं राइबोफ्यूरानोज को इस स्ट्रक्चर को देखते हुए। तो हमारे पास जो है ये 5 कॉर्नर्ड है, ठीक है। 5 कॉर्नर में क्या होगा कि ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे 5 कॉर्नर बनेंगे, 1 2 3। तो हम इसको देख लें तो ये हमारे पास जो था स्ट्रक्चर था डी राइबोस का। अब डी राइबोस को अगर हम देखें तो एक पोजीशन होती है हमारे पास एल और एक होती है डी। ये हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, एल और डी। शुगर जो है वो इन 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, एल फॉर्म में और डी फॉर्म में। एल मीन लिवोरोटेटरी और डी मीन डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर तो हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो राइट साइड पे हैं तो वो शुगर होगी डेक्स्ट्रो पोजीशन पे, और अगर तो हाइड्रोक्सिल आयन लेफ्ट साइड पे हैं तो वो होगी लेफ्ट, यानी कि लिवोरोटेटरी। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोक्सिल जो है वो सारे के सारे राइट साइड पे हैं, कोई भी लेफ्ट साइड पे नहीं है।
तो जो ये राइबोस होगी ये क्या होगी, डी राइबोस, यानी डेक्स्ट्रो पोजीशन पे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो मीन सारे के सारे हाइड्रोक्सिल जो हैं वो राइट साइड पे, और लिवर रोटेटरी मीन सारे के सारे इसमें जो मोस्टली कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोक्सिल की वो लेफ्ट साइड पे होगी। तो क्योंकि जो राइबोस है इसमें सारे के सारे जो हाइड्रोक्सिल हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो राइट साइड पे हैं, तो वो डेक्स्ट्रो मीन डी राइबोस। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा डी राइबोस का। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया कि हम किस तरह से जो चेन फॉर्म से रिंग फॉर्म में जाते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर इसी तरह से ग्लूकोज जो है उसका भी है कि ग्लूकोज जो है उसमें भी हम जो ग्लूकोज का पहले जो है वो हम चेन फॉर्म बनाते हैं, और चेन फॉर्म से फिर हम उसको जो है वो ग्लूकोज के अंदर ले जाते हैं। और सेम जो, क्योंकि जो ग्लूकोज है उसको भी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, लाइक अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ये हमने देखा उसको राइबोस को। ग्लूकोज अगर हम देखें तो वो हेक्सोज है, 6 कार्बन होंगे उसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। एल्डो शुगर है तो OH, यहाँ पे H2OH। मैंने आपको बताया कि कार्बन नंबर 3 के ऊपर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वो चेंज हो जाती है कि इस पे जो कार्बन नंबर 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाता है OH, यहाँ पे H। सेम बाकी तो सारा प्रोसीजर वैसे ही रहेगा, OH OH एंड देन OH, यहाँ पे H और H। ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, ग्लूकोज का, जो कि है 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो है हमारे पास है डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो राइट साइड पे तो वो शुगर होगी डी फॉर्म में, और अगर तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की सारी मोस्टली कंसंट्रेशन हो लेफ्ट साइड पे तो वो होगी शुगर एल फॉर्म में। तो ये है डी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है जब इसे हम सोल्यूशन में लेके जाएं तो ये जो रिंग बनाती है वो होती है पायरानोज रिंग, जो कि 6 कॉर्नर रिंग होती है। तो इससे बनता है ग्लूकोपायरानोज रिंग। तो ये होती है 6 कॉर्नर्ड, यानी इसके 6 कॉर्नर्ड होते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। ठीक है जी। अब हम इसकी जो है वो नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। कार्बन नंबर 6 पे अगर आप देखें तो H2OH अटैच है, H2OH। ठीक है, सेम एज इट इज़ इसी रूल को फॉलो करते हुए, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर तो एलिमेंट्स यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो होंगे सारे के सारे वो आएंगे उसके रिंग बनाते हुए अपवर्ड, और जो राइट साइड पे होंगे वो रिंग बनाते हुए डाउनवर्ड चले जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा HOH 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 H एंड यहाँ पे OH और H। तो ये हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर बन गया ग्लूकोज का, जो कि है हमारे पास डी ग्लूकोज क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उनकी मोस्टली कंसंट्रेशन जो है वो चेन फॉर्म में राइट साइड पे है, जिसकी वजह से वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी ग्लूकोज। तो ये हमारे पास जो है ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें हमने राइबोस को स्टडी कर लिया और ग्लूकोज को स्टडी कर लिया, और जो डी फॉर्म है इसका भी मैंने आपको बता दिया कि डी ग्लूकोज इसको क्यों कहा जाता है। अब अगर हम ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है ये फ्री स्टेट में भी होता है और कंबाइंड स्टेट में भी होता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं, या तो ये फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये 2 स्टेट्स में पाए जाते हैं, 2 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक स्टेट होती है फ्री, यानी कि बिल्कुल जो फ्री होते हैं, और एक स्टेट होती है कंबाइंड।
अब ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज जो है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है हमारे पास जो डेट्स वगैरह हैं इनमें, फ्रूट्स में, और इसके अलावा जो बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें ये जो ग्लूकोज है ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। और कंबाइंड स्टेट में अगर हम देखें तो हमारे पास डाइसैकेराइड्स हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं, ट्राइसैकेराइड्स वगैरह, इनके अंदर जो ग्लूकोज है वो पाया जाता है इन कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज जो है इसको अगर हम देखें तो इसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जो है वो किसके साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? फ्रक्टोज के साथ। तो ये होगी कंबाइंड फॉर्म, और सुक्रोज जो है ये डाइसैकेराइड है। और फ्री स्टेट का मतलब है कि वो इंडिविजुअली यानी कि एज ए यूनिट, सिंगल यूनिट के तौर पर जो है वो फ्रूट्स में एग्जिस्ट कर रहा है सेपरेटली। तो ये एक फ्री दो स्टेट्स होती हैं, एक फ्री स्टेट होती है और एक कंबाइंड स्टेट होती है। अब अगर हम अपने ब्लड की बात करें तो हमारे ब्लड में नेचुरली जो ग्लूकोज की अमाउंट होती है वो होती है 0.08%। ये इंपॉर्टेंट MCQ है जो MD कैट में पूछ लिया जाता है कि हमारे जो ब्लड है इसमें ग्लूकोज की जो अमाउंट है, जो कंसनट्रेशन है वो कितनी होती है? तो वो होती है अबाउट 0.08%। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये नेचुरली भी सिंथेसाइज होते हैं ग्रीन प्लांट्स में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो उस दौरान जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं। अब वो किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं? इसकी भी एक इक्वेशन है, जैसे कि 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है एटमॉस्फेयर से, 12H2O वाटर जो है इसको नीचे सॉइल से लिया जाता है। लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होता है, तो लाइट की मदद से क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होता है और इसके नतीजे में बनता है ग्लूकोज C6H12O6, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर बनता है ऑक्सीजन और वाटर 6O2 + 6H2O। तो ये हमारे पास जो है एक जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 + 12H2O। लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट के तौर पर 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के अंदर जो वाटर बाय प्रोडक्ट में आता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? 12H2O, 3H2O, या फिर कोई भी और लिखे जा सकते हैं, और साथ एक ऑप्शन 6H2O भी आ सकती है। तो बाई प्रोडक्ट में 6H2O और 6O2, और इसकी जो ग्लूकोज है ये इसकी मेन प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अब होता क्या है कि ये सारा जो रिएक्शन है ये हमें एक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस होती किस तरह ग्रीन प्लांट्स के अंदर। अब अगर हमने 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो है इसको सिंथेसाइज करना हो, यानी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है? वो होती है 717.6 किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए इतनी अमाउंट जो है सोलर एनर्जी की यूज होती है। अब अगर इस तरह हो कि हमने 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना हो तो फिर हमें कितनी अमाउंट चाहिए होगी? फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास इतनी अमाउंट आ जाएगी। जो अमाउंट आएगी वो 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करने के लिए सफिशेंट होगी। अब अगर हमने क्या करना हो कि हमने 10 kg ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना हो, 10 kg ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम इस रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस रेशो को, क्योंकि हमने अब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो जब हमने 10 kg ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है फिर हम उसे 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो उसकी एक्चुअल रेशो आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास ये एक्चुअल रेशो निकलती जाती है। 10 ग्राम को सिंथेसाइज करने के लिए इतनी एनर्जी, 20 ग्राम को सिंथेसाइज करने के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने 40 को सिंथेसाइज करना है
यहाँ फिर हमने 30 को सिंथेसाइज करना है, तो 30 को सिंथेसाइज करने के लिए हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 40 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना है तो हम इसे आगे फर्दर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वो एक्चुअल जो है वो रेशो आती जाएगी इसकी सिंथेसिस की। तो ये हमारे पास जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट MD-CAT का जो है वो क्वेश्चन है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए कितनी अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी यूज़ होती है, वो ये है। अगर आ जाए 20 ग्राम तो फिर आपने उसको कैलकुलेट करके वो एक्चुअल रेशोज़ की शो कर देनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इसका शॉर्ट MCQ जो है वो पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट टॉपिक था हमारा, जो कार्बोहाइड्रेट की आगे फर्दर एक मेन क्लासिफिकेशन है जो कि मोनोसैकेराइड है, जिसको हमने टोटली जो है वो डिस्कस कर लिया, और मैंने आपको इसमें बता भी दिया कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है इसका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें हमने इसकी सारी जो वो फॉर्म्स को भी देख लिया कि मोनोसैकेराइड्स किस किस फॉर्म में है, इसकी कार्बन की जो रेंजिंग है वो कितनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को, ठीक है, और उसमें हम जो है वो बाकी जो हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी शुगर हमारे पास रिड्यूसिंग है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है जी। ओके, थैंक्स।